नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी वात्सल्य में। जैसा कि आपको पता होगा कि हम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो कि बच्चन सिंह के द्वारा लिखी गई किताब है, इसको हम पढ़ रहे हैं और इस नज़रिए से पढ़ रहे हैं, इस ध्यान से पढ़ रहे हैं कि यूपी जीडीसी, यूपी एलटी ग्रेड, यूपी जीआईसी और यूजीसी नेट की परीक्षाओं में जो लगातार प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास के डीप से उठाया जा रहा है, उसको हम कवर करते जाएं। इस क्रम में आज हम छठवें दिन पढ़ रहे हैं और हमारा जो आज का पढ़ने का जो क्रम है वो जयचंद प्रकाश और जय मयंक जसचंद्रिका से पढ़ना है, ताकि लेकिन इसके ऊपर के क्लास हम पढ़ चुके हैं और जो कि हमारे प्लेलिस्ट में लगी हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं बता दूं कि अगर चैनल पे अगर नए हैं आप, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और अंत तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो हमें पढ़ना था जयचंद प्रकाश, जय जय मयंक जसचंद्रिका और जयप्रकाश से। पृथ्वीराज चौहान से टक्कर लेने वाला राजा कन्नौज का जयचंद था। ऊपर मैंने पिछली क्लास में बताया था कि तोमर वंश के राजा अंग के दो पुत्रियां होती हैं और एक का शादी कन्नौज के राजा विजयपाल से और दूसरे की शादी अजमेर के राजा अर्णोराज से होती है। विजयपाल का पुत्र जो है वो जयचंद होता है और अर्णोराज के पुत्र पृथ्वीराज चौहान होते हैं। लेकिन अंग जो कि तोमर वंश के शासक होते हैं, दिल्ली पे राज्य करते हैं, वो अपना पूरा राज्य जो है, अपना उत्तराधिकार जो है वो पृथ्वीराज चौहान को देते हैं। तो ये जयचंद को बात नहीं पचती है, इसलिए पृथ्वीराज चौहान से टक्कर लेने वाला राजा कन्नौज का जयचंद था। पृथ्वीराज रासों में दोनों के युद्धों का वर्णन कन्नौज समय में मिलता है। चंद ने कन्नौज के वैभव का जमकर चित्रण किया। जब पृथ्वीराज रासो लिखा जा सकता, परमाल रासो लिखा जा सकता है, तो जयचंद रासो क्यों नहीं? सावन से भादो कम क्यों? कन्नौज से काशी तक उसके राज्य का विस्तार था। यह पृथ्वीराज से प्रतिस्पर्धा करता था। दिल्ली के चौहानों, महोबा के चंदेल और कन्नौज के गहरवाड़ों में छोटे बड़े युद्ध होते रहते थे। अतः अनुमान किया जा सकता है कि जयचंद की प्रशस्ति में भी कुछ न कुछ लिखा गया होगा। कहा जाता है कि भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश और मधुकर कवि ने जय मयंक जसचंद्रिका में जयचंद की प्रशस्तियाँ लिखी हैं और ये दोनों महाकाव्य है। अगर परीक्षा में पूछते कि जयचंद से संबंधित दो कृतियाँ कौन हैं, तो और ऑप्शन में जयचंद प्रकाश और जय मयंक जसचंद्रिका हो, तो आप दोनों को टिक करेंगे। जयचंद प्रकाश मधुकर केदार की रचना है और जय मयंक जसचंद्रिका वो मधुकर कवि की रचना है। उल्लेख है कि सिंघायच दयाल दास ने ग्रंथ राठौरा री ख्यात में हुआ है। इस ख्यात से कन्नौज का वृत्तांत उपयुक्त दोनों पुस्तकों के आधार पर लिखा गया है, पर दोनों ही ग्रंथ अप्राप्य हैं, अभी तक ये उपलब्ध नहीं है। अब हम पढ़ेंगे प्राकृत पैगलम और हिंदी के कवि। प्राकृत पैगलम प्राकृत और अपभ्रंश की स्फुट रचनाएं संग्रहित हैं, यानी कि ये पूरा एक संग्रह है जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश में छोटी छोटी रचनाओं का संग्रह जो इसमें शामिल है। यह छंद शास्त्र संबंधी पुस्तक है। हिंदी के प्रारंभिक भाषा रूप और छंद को समझने के लिए यह प्रमाणिक ग्रंथ है। इसका संग्रह काल सामान्यतः 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध बताया जाता है। सुनीति कुमार चटर्जी ने 15वीं सदी के आरंभ का संग्रह कहते हैं, किंतु खेद है कि इसके संग्रहकार का पता नहीं है। इसमें सौर सैनी अपभ्रंश के छंदों की संख्या अधिक है। इन पर पश्चिमी हिंदी का प्रभाव देखा जा सकता है। पूर्वी हिंदी का प्रारंभिक रूप वर्ण रत्नाकर और उक्त व्यक्ति प्रकरण में मिलेगा। प्राकृत पैगलम में जिन रचनाओं को संग्रहित किया गया है, उनमें भणिता के आधार पर कुछ ही रचनाकारों के नाम पता लग पाया है, जिसमें बब्बर, विद्याधर, जज्जल, हरिब्रह्मा के नाम ज्ञात हो सके हैं। इन कवियों का महत्व भाषा की दृष्टि से भी और सांस्कृतिक सामाजिक स्थितियों के वैविध्य की अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी देखने को मिलता है। समाज के निम्न वर्गों का इतना सटीक चित्रण संस्कृत साहित्य में कम ही मिलता है, क्योंकि संस्कृत साहित्य जो था वो राज दरबारों में लिखा जा रहा था, राजाश्रयों के
देख रेख में लिखा जा रहा था, प्रशस्तियाँ ज़्यादा लिखी जा रही थी, इसलिए निम्न वर्ग का वहाँ कम चित्रण देखने को मिलता है। इस दृष्टि से बब्बर की संग्रहित रचनाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। राहुल सांकृत्यायन ने, अब ये जरूर ध्यान रखें, राहुल सांकृत्यायन ने बब्बर को प्रसिद्ध वीर कलचुरी नरेश कर्ण का दरबारी कवि बताया है। उन्होंने अपनी किताब काव्यधारा में यानी कि हिंदी काव्यधारा में कुछ उन रचनाओं को भी बब्बर रचित माना है जिनका बब्बर का नाम नहीं है, जिनमें बब्बर का नाम नहीं है। इनके बारे में संदेह भी प्रकट किया जाता है। जिन रचनाओं में बब्बर का नाम नहीं है वो बब्बर की है, इसमें संदेह है, मगर कर्णकालीन जरूर है। किंतु जिनमें बब्बर का नाम है उनके बारे में कोई संदेह नहीं है, संभवतः बब्बर कवि का उपनाम है। अब ये चीज़ें हैं, फिर हम यहाँ से पढ़ें। मैं उन चीज़ों को छोड़ देता हूँ जो बिल्कुल काम की चीज़ें नहीं हैं अपने। प्राकृत यानी कि जो पैगलम है विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति पर भी प्रकाश डालता था। वे वर्ग में धनी निर्धन, उन दोनों के मध्य का वर्ग, वर्षा ऋतु उसी को सूख कर होती थे जिसके पास ऊंची छाजन का स्वच्छ घर हो, विनयशील गृहिणी हो और धन से भरा मुद्रागृह हो। कहने का मतलब है कि प्राकृत पैगलम वर्ग को भी बांटता था आर्थिक स्थिति के आधार पे, जिसमें वो धनी और निर्धन के बीच एक मध्यम वर्ग को भी सामने लाता था और कहता था कि जो वर्षा ऋतु है, जो बरसात का समय है, वो उन्हीं के लिए सुखदायक था, उन्हीं के लिए मनोहारी था जिनके पास ऊंची छज्जन वाली यानी कि बड़े बड़े मकान थे, यानी कि रहने के लिए सुविधाएं थीं। विनयशील गृहिणी थी यानी कि ऐसी गृहिणी जो खाना बढ़िया बना के चटपटा दे और कुछ मांग ना बहुत करे, माने कि विनय विनम्र हो। धन से भरा मुद्रागृह हो, धन से भरा मुद्रागृह का मतलब खूब धन वैभव संपदा हो, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। सामान्य किसान तब सुखी होता जब उसे प्रिय द्वारा केले के पत्ते में दूध मिश्रित औगर का भात और गाय का घी, मूली मछली और नारियल के कुछ गुच्छे साथ मिलते हैं। यानी कि मतलब ये स्थिति को दर्शा रहे हैं। अब यहाँ विद्याधर और सारंगधर पे बात करेंगे। यहाँ थोड़ा सा रामचंद्र शुक्ल भी मुख्य रूप से आते हैं, इसलिए इसको देखेंगे। विद्याधर जयचंद के दरबारी कवि थे। पूछ लेगा कि जयचंद के दरबारी कवि कौन है, तो विद्याधर है। उसके कुछ पद्य प्राकृत पैगलम में मिलते हैं। प्राकृत पैगलम में 8 छंद हामिर से संबंधित मिलते हैं और रामचंद्र शुक्ल उसे जज्जल नामक किसी पात्र की उक्ति मानते हैं। उनका कहना है कि वह सारंगधर हामिर रासों का ही अंग है। अब आप ध्यान दीजिए कि हामिर रासों के रचनाकार किसको मानते हैं? सारंगधर को रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। राहुल जी इसे जज्जल द्वारा रचित बताते हैं, लेकिन हामिर रासों को राहुल सांकृत्यायन जज्जल के द्वारा मानते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप जरूर याद रखिएगा कि हामिर रासों के रचनाकार सारंगधर मानने वाले रामचंद्र शुक्ल हैं और हामिर रासों के रचनाकार जज्जल को मानने वाले राहुल सांकृत्यायन हैं। अब हम और इम्पोर्टेंट चीज़ों को फिर देखेंगे कि कहाँ से पढ़ना है। अब यहाँ देखिए, प्राकृत पैगलम तरह तरह के छंद संग्रहित हैं जो 11वीं से 14वीं सदी तक लिखे जा सकते हैं। प्राकृत पैगलम में पाए जाने वाले छंद सारंगधर ही हैं और उसे कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना जाता था। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि सारंगधर को बच्चन सिंह ये लिखे हैं, सारंगधर को कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता बच्चन सिंह ने माना है। तो सीधे सीधे परीक्षा में पूछ देगा कि कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता कौन है, तो वो सारंगधर हो जाएंगे। चूंकि प्राकृत पैगलम 300-400 वर्षों में लिखी गई कुछ रचनाओं को चुना गया है, इसलिए उसकी भाषा में वैविध्य है। अब यहाँ देखिए कि 14वीं शताब्दी के अंत तक अपभ्रंश का ढांचा शिथिल हो जाता है, नव्य आर्य भाषाओं का उदय होता है। इसे श्रीधर निरमल छंद में देखा जा सकता है। यानी कि प्राकृत पैगलम जो है वो 300-400 वर्षों में जितनी रचनाएं प्राकृत और अपभ्रंश में लिखी गई उसका एक संग्रह है, इसलिए उसमें भाषा के भी परिवर्तित रूप कालांतर में जितने भी तोड़ मरोड़ हुए होते हैं उनको देखने में पाया जाता है। और कह रहा है कि 14वीं शताब्दी में अपभ्रंश का भी ढांचा एक शिथिल अवस्था में आ जाता है और नई नई आर्य भाषाओं का उदय होता है।
इसका जो रूप है, नई नई आर्य भाषाओं का उदय का जो प्रभाव है, वो सिरधर एक कवि होते हैं, उनकी रचना रणमल छंद, ये भी याद रखिए परीक्षा में पूछता है, रणमल छंद में देखा जा सकता है। अब आगे हम देखेंगे कि विद्यापति के बारे में। विद्यापति चूंकि इम्पोर्टेंट है इसलिए भी क्योंकि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विद्यापति 1360 से 1448 इनका समय काल माना है बच्चन सिंह ने। मिथिला के बिस्पी गांव में पैदा हुए थे। ये गांव जरूर याद रखिए, मिथिला के बिस्पी गांव में। ये मिथिला के राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबारी कवि थे। किसके किनके? कीर्ति सिंह और शिव सिंह। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इनके दरबारी कवि विद्यापति थे, तो कीर्ति सिंह और शिव सिंह के। वे संस्कृत अपभ्रंश मैथिली भाषा का पूरा ज्ञान रखते थे। अपभ्रंश मैथिली के तो श्रेष्ठ कवि थे। अब कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्व सार, शैव सर्वस्व सार, गंग्या वाक्यावली, विभाग सार, पदावली आदि उनकी रचनाएं हैं। इनके भाषा की दृष्टि से कीर्तिलता, काव्य सौंदर्य की दृष्टि से पदावली विशेष लोकप्रिय है। एक चीज और ध्यान दीजिए कि बच्चन सिंह ने विद्यापति को ही प्रथम कवि माना है। कह रहे हैं कि एक और अपभ्रंश और अवहट लिख रहे थे, दूसरी ओर मैथिली लिख रहे थे। इससे पता चलता है कि 14वीं शताब्दी के अंत तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। देश भाषा में लिखी पहली रचना विद्यापति की पदावली है। हिंदी के पहले कवि विद्यापति ही ठहरते हैं। इसको आप जरूर नोट करेंगे। बच्चन सिंह ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? विद्यापति को माना। थोड़ा सा कीर्तिलता के बारे में बात करें तो कीर्तिलता ने कीर्ति सिंह के उन प्रयत्नों का वर्णन है जिनके आधार पर तिरहुत का खोया हुआ राज्य पुनः वापस किया गया। किसका? तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह ने फिर से तिरहुत को पुनः प्राप्त किया। इसी की प्रशस्ति कीर्तिलता में बताई गई है। अब फिर हम पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा हम चीज़ जानेंगे, वही जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हिंदी के जातीय कवि, विद्यापति को बच्चन सिंह ने हिंदी का जातीय कवि भी कहा है, तो ये भी आप इम्पोर्टेंट नोट करेंगे। विद्यापति कीर्तिलता में सामाजिक साहित्यिक परंपरा का परिवर्तन करते हैं, तो पदावली में उन्हें तोड़ते हैं। राधा कृष्ण के मांसल, मादक तथा मुक्त श्रृंगार चित्रों के द्वारा राधा कृष्ण के नाम सामाजिक मर्यादाओं की तोड़ फोड़ ठीक न मानकर बहुत से लोगों ने उन्हें भक्त कवि कह डाला। हजारी प्रसाद द्विवेदी पदावली की चर्चा करते हुए भक्त कवियों के प्रसंग में कहते हैं करते हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि इस पुस्तक के पदों में आगे चलकर बंगाल, असम, उड़ीसा के वैष्णव भक्तों को प्रभावित किया। यह उन प्रदेश के भक्त साहित्य में नई प्रेरणा और नई प्राणधारा संचारित करने में समर्थ हुई और वे भक्ति के प्रसंग में विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहते हैं। आप ध्यान दीजिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि पदावली के श्रृंगार में ऐसे इंद्रिय उत्तेजक चित्र खींचे गए हैं कि यदि उन्हें भक्ति काव्य कहा जाएगा तो श्रृंगार काव्य क्या होगा? जयदेव के गीत गोविंद को इसी आधार पर श्रृंगारिक काव्य माना जाना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने अब क्या लिखा? रामचंद्र शुक्ल इस पर व्यंग करते हैं कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझा जाना चाहिए। जो लोग विद्यापति को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहते हैं, आड़े हाथों लेते हुए वे लिखते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये कोटेशन बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती रही है कि ये किसकी लाइन है, तो आप जरूर याद रखें कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद की आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, यानी कि आध्यात्मिक किसी को कह देना आजकल इतना आसान हो गया है शुक्ल की भाषा में कि वो जिस तरह से गीत गोविंद को आध्यात्मिक रचना बताते हैं, ठीक वैसे ही विद्यापति की पदावली को भी। विद्यापति श्रृंगारिक कवि हैं या भक्त कवि को लेकर एक विवाद उठ खड़ा होता है, अब भी बंद नहीं हुआ। शुक्ल जी ने पहले ग्रियर्सन
विद्यापति को रहस्यवादी, शुक्ल जी से पहले ग्रियर्सन ने विद्यापति को क्या बोला है? रहस्यवादी कह चुका है। ग्रियर्सन विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानते हैं। उनके अनुसार राधा जीवात्मा है, कृष्ण परमात्मा है। कुमार स्वामी भी उनके रहस्य भाव को देखते हैं। कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु उनके पद गाकर भाव विह्वल हो उठे थे, लेकिन सब लोग चैतन्य नहीं हो सकते। सच तो यह है कि उनकी राधा को न पराशक्ति माना जा सकता है, न कृष्ण की आदानी शक्ति। पदावली इसका कहीं संकेत नहीं है। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। आप ध्यान दीजिए कि विद्यापति की जो कविताएं हैं वो कहीं ना कहीं श्रृंगारिक ही हैं। उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। उनके श्रृंगार में यौनोन्माद का शारीरिक आमंत्रण है, संभोग का सुख है, विलास की विवलता है, वियोग की स्मृतियों का संबल और भावुकतापूर्ण तन्मयता है। अपरूप के कवि। अब विद्यापति को क्या बोला गया है? अपरूप के कवि। विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह वायवी है और न भक्तों की तरह दिव्य है। वे अपरूप के कवि हैं। बच्चन सिंह ने क्या कहा उनको? अपरूप के कवि। ये भी आप जरूर याद रखेंगे, अपरूप के कवि उनको कहा गया है। आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें संदेह नहीं कि पदावली सामंती विलास की प्रज्वलित करने वाली रचना है। शिव सिंह स्वयं कृष्ण के रूप में अवतरित और उनका उल्लेख किया जाता है। विद्यापति के वे गीत मिथिला में गाए जाते हैं। गृहस्थी के संबंध में विद्यापति ने अपने पूर्ववर्ती मैथिल कवि उमापति को कोसों पीछे छोड़ दिया है। निराला ने उनकी मादकता को नागिन की लहर कहा है। निराला ने विद्यापति की पदावली की मादकता को नागिन का लहर कहा है। वे लहर रीति काव्य में नहीं मिलेगी। अब ध्यान दीजिए, निराला ने क्या कहा है? विद्यापति के नागिन के लहर कहा है। अब हम खुसरो को पढ़ेंगे। खुसरो हम वही पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में पूछी जा रही है, इसलिए आप ध्यान दीजिए कि मैं थोड़ा थोड़ा स्कीमिंग को ध्यान में रखते हुए इस किताब को पढ़ा जा रहा है। खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक, खड़ी बोली प्रभाव का अपभ्रंश की कविताओं पर रहा। जैसा कि प्रचलित है विश्वास की खुसरो ने खड़ी बोली के प्रभुत्व रचनाएं, किंतु उनमें अधिकांश नष्ट हो गई। अब यहाँ देखिए, लेकिन भारत की जमीन को इतना प्यार करने वाले संवेदनशील कवि ने जनता की बोली को, ये तो फिर से वही शुरू हो गया, एक मिनट, जनता की बोली को अवश्य अपनाया होगा। अब आप ध्यान दीजिए खुसरो के गुरु कौन थे? तो खुसरो का जन्म एटा जिले में हुआ था और प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। तो ये भी पूछता है कि खुसरो किसके शिष्य थे? तो वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उसके बाद हम देखेंगे कि खुसरो के बारे में और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो यहाँ जरूर देंगे ध्यान। ये बार बार पूछ लेता है कि चूमन तूतिये हिंदम अररास्त पुरुषी जे मन हिंदुए पुरुष तानाज कोयम। यानी कि अगर मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें मैं कुछ अद्भुत बात बता सकता हूँ। उन्हें हिंदवी पर अपने गर्व था, खुसरो को। अब यह देखिए, गोरी सेवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर अपने रैन भई चौदेस। हिंदी में लिखते हैं, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरा मन पीव का तो भय इगरंग। सजन सकारे जाएंगे नैन मारे मरेंगे रोए, बिधना ऐसी रैन कर भोर कभी न होए। तो ये इस तरह की चीज़ों को वो हिंदी में लिखते हैं। अब मुल्ला दाऊद के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है और ये सूफी प्रेम आख्यान की रचना है। 1379 में रचते हैं यह रचना लोरिक चंदा की लोक प्रचलित प्रेम कहानी पर आधारित है और ये हिंदी भाषा भाषी जनता में इसके प्रेम गाथा के गान लोरिकायन भी कहा है। लोरिकायन
आप ध्यान दीजिए क्या कहा है, लोरिकायन। लोरिक और चंदा की प्रेम कहानी है चंदायन। चंदायन के अनुसार चंदायन के अनुसार अपने शाहे वक्त मोहम्मद तुगलक के समकालीन थे। यानी कि मुल्ला दाऊद जो थे वो मोहम्मद तुगलक के समकालीन थे। इनका जन्म रायबरेली में हुआ था। और उसके बाद देखें कि लोरिक चंदा की कहानी का उपयोग दाऊद ने ही नहीं किया। दक्षिण हिंदी के कवि गवासी की मैना सतवंती, बंगला के दौलत काजी की रचना सत्य मैना वो लोर चंद्राणी और फारसी कवि हमीद किरियत अस्मत नामा में भी हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के पुनर्नवा के भी नींव भी इसी पर रखी गई है। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो पुनर्नवा रचना है वो भी कहीं ना कहीं इसी पर आधारित है। अब होता क्या है कि चंदा गोबर के राजा सहदेव महर की परम सुंदरी कन्या थी। एक ज्योतिषी के कहने से उसका विवाह अल्पवयस्क बौने काने नपुंसक से कर दिया जाता है। चंदा नैहर लौट आती है, यानी कि अपने घर लौट आती है। महर दूसरे राजा ने चढ़ाई की। लोरिक की सहायता से महर ने शत्रु को मार भगाया। लोरिक को देखकर चंदा और चंदा को देखकर लोरिक मुग्ध हो उठे। एक रात लोरिक चंदा को लेकर कलिंग भाग गया। चंदा के रूप लोभियों ने उसे प्राप्त करने की चेष्टा की, पर लोरिक की मार के आगे कोई टिक न सका। यानी कि लोरिक एक योद्धा भी है। उसके बाद कलिंग से वह वापस लौट आया, मैना को भी साथ लेकर रहने लगा। यहीं पर कथा समाप्त हो जाती है। आगे कथा खंडित है। यूं आगे की कथा कोई खास महत्व नहीं रह जाता। लोरिकायन आप याद रखिएगा कि चंदायन को ही लोरिकायन कहा जाता है। लोरिक और चंदा की कहानी है। अब हम देखेंगे कि गद्य के बारे में क्या लिखते हैं। तो इस काल में आधुनिक आर्य भाषाओं के नमूने 3 पुस्तकें उपलब्ध कराता है। राउल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। पद्य में बहुत दिनों तक अपभ्रंश का ही प्रयोग होता रहा, यद्यपि उसमें भी देश भाषा की झलक मिल जाती है। पर गद्य के उपयुक्त 3 ग्रंथों में प्राचीन गद्य के नमूने देखे जा सकते हैं। राहुल बेली काव्य परंपरा की प्राचीनतम कृति है। इसमें पद्य के साथ साथ गद्य भी मिलता है। यूँ चाहे तो इसे कह सकते हैं कि राहुल बेल एक चंपू काव्य है। राहुल बेल क्या है? चंपू काव्य है। इसको आप जरूर याद रखेंगे कि राहुल बेल चंपू काव्य है। अब आगे देखेंगे तो राहुल बेल के जो कवि हैं वो रोड कवि हैं। रोड धार के राजश्रित कवि रहा होगा, यानी कि वो धार के राजश्रित कवि रहे होंगे। और राहुल बेल की जो भाषा है वो अपभ्रंश है, पर इसका गद्य लोक भाषा में मिश्रित है। यानी कि इसमें गद्य पद रचनाएं हैं। जो पद्य की भाषा है राहुल बेल की वो अपभ्रंश है, लेकिन जो इसकी गद्य की भाषा है वो लोक भाषा मिश्रित है। अब उक्त व्यक्ति प्रकरण के बारे में देखें तो काशी कौशल नरेश गोविंद चंद के सभा पंडित दामोदर भट्ट ने राजकुमारों के शिक्षार्थ इस ग्रंथ का पठन 12वीं शताब्दी में किया था। उक्त व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है, आप ध्यान दीजिए। और इसका जो रचनाकार हैं वो दामोदर भट्ट हैं। तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। और ये इसलिए किए थे कि राजकुमारों को स्थानीय भाषा का ज्ञान कराने के लिए। उक्त व्यक्ति प्रकरण सुनीति कुमार चटर्जी इसकी भाषा प्राचीन कोसली यानी कि अवधी कहते हैं। इस पर काशिका का छाप है। काशिका का मतलब बनारस की बोली का। वर्ण रत्नाकर के बारे में देखिए। वर्ण रत्नाकर मैथिली का आद्य ग्रंथ है। इसके लेखक ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं, इसको याद रखिएगा। सुनीत कुमार चटर्जी ने इसकी रचना काल 14वीं शताब्दी पूर्वार्ध में माना है। इसमें कुल 8 कल्लोल हैं। नगर वर्ण, नायिका वर्ण, आस्थावान, इस तरह के 8 इसमें अध्याय हैं। अब यार इसकी भाषा पे थोड़ी बातचीत करें तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें न तो अपभ्रंश का व्याकरणिक ढांचा है, न कृत्रिम शब्दावली। संस्कृत के तत्सम शब्दों का धड़ल्ले से होने लगा, प्रयोग धड़ल्ले से होने लगा। अब हम देखेंगे कि अपभ्रंश का रिक्त
अपभ्रंश का रिक्त। इस कालावधि में जो प्रमाणिक रचनाएं मिलती हैं उनमें विद्यापति की पदावली, दाऊद की चंदाएं, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर अपभ्रंश में है। अपभ्रंश काव्यों के मुख्यतः दो कोटियों में बांटा जा सकता है, एक जैन अपभ्रंश, एक बौद्ध अपभ्रंश। हिंदी भक्त काव्य ने जैन अपभ्रंश से छंद शैली ग्रहण की तो बौद्ध अपभ्रंश से कथ्य भी और शैली दोनों ग्रहण किया। जैन ग्रंथ। जैन काव्य में प्रबंध भी लिखे गए और मुक्तक भी लिखे गए। प्रबंधों में मुख्य है चरित्र काव्य, पुराण काव्य। मुक्तकों में दोहा, छप्पक, कुंडलिया, रोला आदि अनेक छंद हैं और प्रबंधों में पद्दड़िया बंद। अब पद्दड़िया बंद को थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि ये है क्या। पद्दड़िया छंद के 8-8 चरणों के बाद धत्ता दिया जाता था और इसे कड़वक कहा जाता था। पद्दड़िया 15 या 18 मात्राओं, ये सब नोट करने वाली चीज़ें हैं कि पद्दड़ी और पद्दड़ियाँ 15 और 18 मात्राओं का छंद होता था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि इतिहास लेखकों ने भ्रमवश यह लिख दिया कि सभी जैन चरित काव्य दोहा और चौपाइयों में लिखे गए। वस्तुतः अब तक प्राप्त पश्चिमी अपभ्रंश के साहित्य में दोहा की धत्ता देने की प्रथा नहीं पाई गई है। बहुत बाद में पश्चिम अपभ्रंश का दोहा धत्ता दिए जाने लगा था, पर अवधी भाषा में लिखे गए काव्यों में चौपाई दोहों की पद्धति को ही अपनाया गया है। यानी कि चाहे वो पद्मावत की बात हो, चाहे वो रामचरितमानस की बात हो, उन्होंने इसी तरह की पद्दड़िया बंद को अपनाते हुए कड़वक लगाया है, दोहा चौपाई व्यवस्था को अपनाया है। अब आप ध्यान दीजिए कि कबीर, सूर, तुलसी आदि में ये परंपरा पाई जाती है। ये कौन सी परंपरा है? तो ये दोहा और चौपाई छंद को प्रयोग में लाने की परंपरा। आगे हम पढ़ें तो यहीं पे ये समाप्त होता है, तो इसके थोड़े समाप्त को देख लें कि छप्पर, कुंडलियाँ, रोला आदि उदाहरण प्राकृत पैगलम में मिल जाते हैं। कवित्त और सवैयाँ संभवतः हिंदी के अपने छंद हैं। हिंदी के अपने छंद कौन से हैं? कवित्त और सवैयाँ। प्राकृत पैगलम के छंद कितने जैनियों द्वारा लिखे गए, कितने अजैनियों द्वारा लिखा नहीं जा सकता। काव्य रूपों के इस परिग्रहण से पता चलता है कि हिंदी की परंपरा मुख्यतः बौद्ध सिद्धों, जैन मुनियों से प्रभावित रही। भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा पर बौद्ध सिद्धों का ही प्रभाव दिखाई देता है और सगुण धारा के प्रबंध पर जैन चरिऊ का। आप ध्यान दीजिए, जैन चरिऊ, स्वयंभू का पयुम चरिऊ याद करिए, पुष्पदंत का महापुराण याद करिए, राम कथा पे आधारित है। तो सगुण पे कहीं ना कहीं राम और कृष्ण का जो प्रभाव है वो जैन काव्य परंपरा से दिखाई देता है और जो निर्गुणों पे जो प्रभाव है वो बौद्ध सिद्धों के द्वारा देखने को मिलता है। तो ये हमारा आज अपभ्रंश काव्य यानी कि आदिकाल हमने पूर्ण कर लिया पढ़ के, और अगली क्लास जो हमारी होगी वो भक्ति काल से होगी। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। अगर ये क्लास ज़रूर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास में बच्चन सिंह के द्वारा लिखी भक्ति काल नामक अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।